हेलो एवरीवन, मैं एस के सिन्हा। आज 1 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है जेई मेन का, उसके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है, थोड़ा सा बाकी सारे पेपर की तुलना में थोड़ा सा टफर साइड में है। बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं, पिछले सालों के जैसा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टफ हम मानेंगे रिलेटिव टू अदर पेपर्स। तो सबसे पहले देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1, इथाइल अल्कोहल है, अल्कोहलिक OH है, ए बनता है। सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, ब्रोमीन ऐड होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, बी बनता है। उसके बाद KCN से रिएक्शन कराते हैं, सी बनता है, और हाइड्रोलिसिस करते हैं, डी बनता है। इस डी का नाम क्या है? तो बड़ा अच्छा क्लेवर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2 एस्पेक्ट है। एक तो आपको ये बेसिक रिएक्शंस आते हैं कि नहीं, और दूसरा आप नोमेनक्लेचर में ये नाम आपको याद है कि नहीं। ये भी बड़ा यूनिक है। सही मायने में देखा जाए तो ये क्वेश्चन कॉमन नेम का है। अब ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है भाई, अल्कोहलिक OH लगा दिया। ये क्या करता है? डिहाइड्रेशन करता है, एल्कीन बनाता है, इथाइन बन गया, इथीन बन गया। इथीन में आपने ब्रोमीन ऐड कर दिया, ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। बगैर किसी मैकेनिज्म के हम लोग सिंपल सा दिमाग लगा देते हैं, यहाँ कार्बन पे ब्रोमो और यहाँ भी ब्रोमो। ये रिएक्शन आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा, ये रिएक्शन आपने अल्कोहल एल्कीन के फॉर्मेशन में पढ़ा। और अब जो एल्काइल हैलाइड में आपने पढ़ा कि भाई जहां ब्रोमो होता है वहां पर अगर हम KCN यूज करते हैं तो मैकेनिज्म SN2, और यहाँ पर क्या होता है, CN हो जाता है, और यहाँ पर भी कार्बन पे क्या आ जाएगा, CN हो जाएगा। तो ब्यूटेन डाइनाइट्राइल और H3O प्लस के साथ जब इसको हीट करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड के हाइड्रोलिसिस से क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। तो ये 4 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका नाम क्या है? अब राज की बात तो यहां आ गई। क्या आपको ये नोमेनक्लेचर में इसका नाम याद है, कॉमन नेम? और याद है तो बस बल्ले बल्ले। तो 4 कार्बन, ओम्स गैप, ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, पिमेलिक। तो यहां पे क्या हो गया, सक्सेनिक। ध्यान दीजिए, ये कौन सा 4 कार्बन है? तो क्या हो गया आपके पास, सक्सेनिक एसिड। तो दिस इज योर सक्सेनिक एसिड। इथाइल अल्कोहल, इथिलीन बना, इथिलीन के बाद 1,2 डाइब्रोमो इथेन और KCN, और KCN से यहाँ साइनो लग गया, यहाँ भी साइनो लग गया, और हाइड्रोलिसिस होने से क्या बन गया, सक्सेनिक एसिड। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स कैन बी डिटेक्टेड बाय लैसाने टेस्ट। लैसाने टेस्ट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा जोर है। तो ये यहाँ पर एलिमेंट के डिटेक्शन एस्टिमेशन में हम लोग इसे यूज करते हैं, लैसाने यूज करते हैं एलिमेंट के डिटेक्शन में। और खास करके लैसाने में जब हम क्या करते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट बना करके उसके बाद अलग अलग रिएक्शन कराते हैं। तो ये किसके लिए यूज होता है? आपको इसमें से पहचानना है कि नाइट्रोजन के लिए, सल्फर के लिए, फास्फोरस के लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो जवाब है इन सब के लिए। सोडियम एक्सट्रैक्ट बना करके नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हैलोजन सबके लिए हम लोग इस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो दिस इज व्हाट, लैसाने टेस्ट। तो आंसर इसका हो गया 4, प्योरली फैक्ट ओरिएंटेड। आप NCERT में पढ़ेंगे, आपको लाइन बाय लाइन इसमें मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा GSC ओरिएंटेड, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओरिएंटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। किसमें केवल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं? अगर बेंजीन से जुड़ा रहे, मिथाइल जुड़ा रहे, ये कैसा डायरेक्टिंग है? तो ऑर्थो पारा, NH2 ऑर्थो पारा, NHCOR ऑर्थो एंड पारा, OCOR ऑर्थो एंड पारा। ध्यान दीजिए, NHR ऑर्थो पारा, NH2 ऑर्थो पारा, OCOR ऑर्थो पारा, ब्रोमीन भी ऑर्थो पारा, NO एंड क्लोरो ये दोनों तो ऑर्थो पारा। साइनाइड तो माइनस हम से बाहर चला गया, ये मेटा डायरेक्टिंग, और यहां मेटा डायरेक्टिंग। लेकिन यहां बात निकल कर वनली किसमें केवल मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ, क्योंकि ये हो गया हमारे ऑर्थो पारा। अब नाइट्रो, तो नाइट्रो स्ट्रॉन्ग -I स्ट्रॉन्ग -M के कारण ये आप देख रहे हो
RCO ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, है ना, एसाइल ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पे -I-M बहुत स्ट्रांग है। ये सारे ग्रुप कैसे, -M के कारण क्या है, ये सभी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो आंसर क्या हो गया, 4। दिस इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, मैच द reactants given in column 1 with their application in column 2। ये बेसिकली आपके पास हेलो एल्केन का चैप्टर है। हेलो एल्केन के अंदर में ये बात दिया गया है कि भाई किसका किसका कहाँ का यूज होता है। फ्रियॉन, फ्रियॉन क्या है, ये तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कहाँ यूज होता है, रेफ्रिजरेशन में। DDT ये क्या है, इंसेक्टिसाइड में। CCl4 क्या यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में। और CH2Cl2 कहाँ यूज होता है, तो नेल पेंट रिमूवर में। तो सिंपल सा एप्लीकेशन NCERT में खास करके मेंशन किया गया अल्काइलेट के पीछे में एप्लीकेशन है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, आसानी कहेंगे इस क्वेश्चन को, तो जस्ट अल्काइलेट का एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। यहां पर क्या है, कॉलम 1 में क्या है, रिएक्शन है, कॉलम 2 में क्या प्रोडक्ट है। फिनॉल को जिंक डस्ट से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, हिट करते हैं तो बेंजीन। तो फिनॉल के रिएक्शंस कई पूछे गए हैं, तो ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैंने बताया है और मेरे बच्चे जानते भी हैं कि फिनॉल और एनिलीन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक के जान है, बार बार वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे यहाँ पर अब क्या, कोई दिमाग नहीं लगाना, बेंजीन बनेगा, यहाँ तो ऑप्शन है नहीं, पीछे बन रहा होगा। और यहाँ फिनॉल CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, तो यहाँ क्या बनेगा, सैलिसल्डिहाइड। तो बी का आंसर P हो गया। नेक्स्ट, फिनॉल CO2 NaOH वाटर, यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड बनने वाला है। और फिनॉल कॉन्क नाइट्रिक, तो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में पिक्रिक एसिड भी बनेगा। ठीक है, तो ये आपके बन गया पिक्रिक एसिड, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो कुल मिलाकर के आप ऑप्शन को मैच करा लीजिए कि डी के लिए S होगा। ठीक है भाई, और इसके बाद सी के लिए क्या होने वाला है, तो सी के लिए होने वाला है आपके सैलिसिलिक एसिड, सी के लिए Q होने वाला है, तो सी के लिए Q होने वाला है। ठीक है, और बी के लिए क्या होने वाला है, तो ए के लिए क्या है आपके पास बेंजीन, ए के लिए आपके पास R है। दिस इज योर आंसर 1, ए का R, बी का P, सी का Q, डी का S। तो दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी एक की बात की जाए किसका सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो यहां तो सोचना ही नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां है, सभी में कार्बन की संख्या सेम है। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो ब्यूटेन का। और यहां पर, तो यहां पे थोड़ी पोलरिटी होगी, डाइपोल थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो ये बेसिकली यहां पर अगर कोई पूछे कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन। अगर कोई पूछे कि हाईएस्ट किसका होगा, तो 4। यहाँ पे डाइपोल ज्यादा होगा, ज्यादा पोलर होगा, तो यहाँ पे एल्डिहाइड का ज्यादा होगा देन अब डाइइथाइल ईथर। और ब्यूटेन का सबसे कम होगा, क्योंकि वहां एक तो वेट उसका कम है, दूसरा नंबर वहां पर कोई पोलरिटी है ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, which among the following show negative resonance effect। तो निगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट बेसिकली मेजोमेरी इफेक्ट को ही आप रिजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। तो -M और -R दोनों सेम है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसका रिजोनेंस इफेक्ट माइनस होता है, तो जहां जहां लोन पेयर है वो तो +M होता है। ये तो बेंजीन रिंग पे अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ OH, तो बेंजीन रिंग को ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो जब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो ये कैसा ग्रुप हो गया, +M। यहाँ क्या हो रहा है, +R आप कह सकते हो। मिथाइल, मिथाइल में किसी तरह का कोई कंजुगेशन है ही नहीं, यहाँ पर रिजोनेंस है ही नहीं, हाइपर कंजुगेशन है। एनिलीन, अगर बेंजीन पे NH2 लगा रहे तो ये कैसा ग्रुप है, ये लोन पेयर है, ये भी दे रहा है, तो +M ग्रुप है।
प्लस आर आप कह सकते हो, रिजोनेंस कैसा है प्लस आर, और कार्बोक्सिलिक है ये कैसा है, तो यहां पोलराइजेशन के कारण ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये कैसा ग्रुप हो गया, निगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट ग्रुप हो गया। आंसर इज 1, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ये अपना 7 का क्वेश्चन 1 हो गया। यहां पर ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं कि निगेटिव रिजोनेंस ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, तो बेसिकली ये -m का ही नाम है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, A plus hydrogen palladium barium sulfate gives this, butywine plus this gives B। ये दोनों बताओ क्या क्या है, तो ये बता देते हैं क्या क्या है, जैसी आपकी इच्छा। यहाँ 2 कार्बन या 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, पहला नंबर ये 5 कार्बन का है। अच्छा, पैलेडियम बेरियम सल्फेट H2PD बेरियम सल्फेट ये क्या करता है, तो सिस हाइड्रोजनेशन करता है, सिन हाइड्रोजनेशन करता है, कहाँ करता है, तो अल्काइन पे करता है, तो ये अल्काइन होगा कितने कार्बन का, तो 5 कार्बन का। क्यों, क्योंकि बीच में कार्बन तो कहीं और से आ नहीं रहा है, तो 5 कार्बन का अल्काइन है जिसके सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड बैठा हुआ है, तो ये बेसिकली है क्या, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और इसके हाइड्रोजनेशन से, सिन हाइड्रोजनेशन से ये प्राप्त हुआ, तो ए क्या है हमारे पास, 2 पेंटाइन। अच्छा, पेंट 3 वाइन ये नहीं होगा, पेंट 3 वाइन ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं। अब कहता है ब्यूट टू वाइन, ठीक है, H2 सोडियम इन अमोनिया लिक्विड, बर्थ रिडक्शन क्या होता है भाई, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है, और क्या होता है, तो यहां भी वाइन का जो पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा, अब यहां क्या होता है, एंटी, एक हाइड्रोजन इधर से आएगा तो एक दूसरा इधर से आएगा, रेडिकल एनायन मैकेनिज्म के माध्यम से होता है, तो यहां पर आपके आंसर क्या बनने वाले हैं, यहां पर आपका आंसर बन जाएगा ट्रांसब्यूटुइन, तो आपका आंसर क्या हो गया, तो पेंट टू वाइन एंड ट्रांसब्यूटुइन, दिस इज योर आंसर। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव क्वेश्चंस, जहां पर सिस हाइड्रोजनेशन ट्रांस हाइड्रोजनेशन दोनों को पूछा गया एप्लीकेशन के साथ, एक का प्रोडक्ट पूछा गया, दूसरे का रिएक्टेंट पूछा गया। बहुत ही क्लेवर क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत क्लेवर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं जेईई मेन को जो बोर्ड है, जो पेपर सेट कर रहा है, उसको मैं दाद देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, find the total number of isomer including stereoisomer when 2-methyl butane undergoes monochlorination in presence of sunlight। ये क्वेश्चन संभवतः तीसरी चौथी बार आ रहा है, घूम फिर के, बदल बदल के, कि भाई ये लो, ये हो गया आपके पास 2-methyl butane, और इनका मोनोक्लोरिनेशन कराइएगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या होता है, हाइड्रोजन के जगह पे, एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आएगा। चलो, तो पहले हम यहां लगा देते हैं, दूसरे में यहां लगा देते हैं, तीसरे में यहां लगा देते हैं, और चौथे में यहां लगा देते हैं। अब आइए, तो पहले में यहां लगाए तो यहां तो कोई स्टीरियो तो कुछ है नहीं, लेकिन जैसे यहां लगाए बेटा, तो ये कार्बन स्टीरियो हो गया, ये ध्यान देना। इस कार्बन किराल हो गया, इस कार्बन पर 4 अलग ग्रुप हो गए, इथाइल, मिथाइल, क्लोरो मिथाइल एंड हाइड्रोजन, तो यहां पर कितने बनेंगे, R+S। अच्छा, यहां लगाए तो क्या, ये किराल नहीं बना, क्यों, मिथाइल, मिथाइल, इथाइल एंड क्लोरो, यहां कितना बनेगा, 1। अच्छा, यहां पे लगा दिए तो इधर कुछ नहीं बन रहा है, ये दोनों आइडेंटिकल है, यहां पे कोई किराल कार्बन नहीं है, लेकिन ये हो गया आइसोप्रोपाइल, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया क्लोरो, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा स्टीरियो। यहाँ कौन कौन बनेगा, R+S, तो 2 यहाँ बन गए। और यहाँ देख ही रहे हो, यहाँ पर करोगे, यहाँ पर किसी तरह की कोई क्रिएलिटी नहीं है, तो 1 ही बनेगा। तो आंसर कितना हो गया, जोड़ लीजिए, 1 2 3 2 5 और 1 6, आंसर इज 6। इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इज 6। Next, total number of possible tripeptide formed by combination of 3 different amino acids are।
विदाउट एनी रिपीटिशन। बहुत सही बात है, बिल्कुल, बहुत मजा आ गया, बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन है। हालांकि अभी भी कंफ्यूजन जनरेट किया जा सकता है, बताते हैं कैसे। 3 पेप्टाइड यूनिट है, मान लिया जाए सिंपल वर्ड गुआभा। अमरूद में बहुत अमीनो एसिड होते हैं, खैर छोड़ो, ये तो मैंने जस्ट एक सिंपल सी बात कह दी। ये ग्लाइसिन, एलानिन एंड वैलिन, ग्लाइएलावैल, ये 3 अमीनो एसिड हैं। इनके कॉम्बिनेशन से कितने तरह के ट्राइपेप्टाइड बनेंगे? तो बनेगा भैया ग्लाइएलावैल, ग्लाइवैल एला। और जैसे आप देख रहे हो ठीक इसी तरीके से आपको पता है कि रिवर्स सेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन टर्मिनल से चल रहा है और यहां कार्बन टर्मिनल से खत्म होगा। तो इसी तरीके से एला ग्लाइवैल, एलावैल ग्लाई, और इसी तरीके से वैल ग्लाई एला एंड वैल एला ग्लाई, कितने हो गए? 6। ओके, ये ध्यान रखना, कितने आ गए? 6। अब राज की बात, वी हैव इग्नोर्ड द स्टीरियोकेमिस्ट्री, और यहां स्टीरियोकेमिस्ट्री इग्नोर करके ही चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। In Kjeldahl method for estimation of nitrogen, 1 gram organic compound containing nitrogen is converted to ammonia, which is further treated with 10 ml 2 molar H2SO4. Find percentage nitrogen. तो सीधी सी बात है, which is further treated नहीं, which is completely neutralized. तो बेटा यह अप्रोच क्या है कि हमने एपरेटस में ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, इसमें ढेर सारी मात्रा में कॉन्क H2SO4 डाले, और इसके बाद जब ऐसा महसूस हुआ कि रिएक्शन हमारा करीब करीब हो रहा है, अमोनियम सल्फेट बन गया, तो NaOH रिलीज कर दिया। तो यहां जो अमोनियम सल्फेट से निकल के आया, ये अमोनिया निकल के आ गया, और इन सारे अमोनिया को हमने फिर एक दूसरे एसिड के अंदर में एब्जॉर्ब किया, और जो बचा हुआ एसिड है इसको न्यूट्रलाइज किया फर्दर NaOH दे करके। यही इसका कंसेप्ट है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई आपके पास, आपने कहा कि H2SO4, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन था इससे बना अमोनिया, इससे बना अमोनियम सल्फेट, फिर वो निकल के आया अमोनिया, और यहां कह रहा है कि H2SO4 से न्यूट्रलाइज हो गया। तो अगर तुमने मोल कंसेप्ट पढ़ा है, POSE पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, तो बेटा एटम तो वही है। जितने मान लिया जाए कि यहाँ X मोल थे, तो X मोल नाइट्रोजन, X मोल अमोनिया, X मोल यहाँ X/2 मोल अमोनियम सल्फेट, X मोल अमोनिया, और ये न्यूट्रलाइज करेगा, चूंकि यहाँ पर 2H है तो X/2 मोल H2SO4 से। तो इस बात को दिमाग में अगर तुम रखोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे? तो हमने सिंपल जवाब लिया, मिलीमोल ऑफ H2SO4 यूज्ड। मिलीमोल क्यों लिया? क्योंकि यहाँ ml दिया हुआ है, हम डायरेक्ट ले रहे हैं, मोलरिटी दिया हुआ है 10 × 2 20 मिलीमोल,
तो 20 मिलीमोल हमने H2SO4, हमारा जो हाइड्रोजन अमोनिया निकला है वो 20 मिलीमोल H2SO4 खा गया। चलो ठीक है, मान लिया 20 मिलीमोल खा गया। तो अब मिलीमोल अमोनिया का कितना है, मिलीमोल अमोनिया का कितना है जल्दी बताओ। तो अभी देख रहे हो इसी जगह पे कि 2 अमोनिया एक H2SO4 खाता है, तो H2SO4 का दुगना अमोनिया है, तो ये कितना हो जाएगा 40 मिलीमोल। और अभी मैंने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जितने नाइट्रोजन रहेंगे वही यहाँ आए हैं। तो भैया 40 मिलीमोल अमोनिया है तो नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल होंगे, तो मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 40, वेट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 40 गुना 14 डिवाइडेड बाई 1000। क्यों 1000 से क्यों डिवाइड किया, मिलीमोल है, तो 40 गुना 14/1000। अच्छा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 40 इंटू 14 बाई 1000 बटा 1 इंटू 100। 1 क्या आ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना वेट है 1, तो डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो ऐसा है कि ये 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ साफ, 1 जीरो यहाँ साफ, 14 गुना 4 कितना हो गया 56। ये आपका आंसर हो गया 56%। तो ये तुम्हारा आंसर हुआ कजल्डल मेथड का। इंटीजर में क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी कंपाउंड्स गिव्स प्रेसिपिटेट विथ हिल्सबर्ग रिएजेंट। हिल्सबर्ग रिएजेंट क्या है, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका क्या यूज है, तो ये 1 डिग्री अमाइन के साथ प्रेसिपिटेट देता है जो सॉल्युबल है एक्वस KOH में, 2 डिग्री अमाइन के साथ प्रेसिपिटेट देता है जो इनसॉल्युबल है KOH में, एक्वस KOH में, और 3 डिग्री अमाइन के साथ नो रिएक्शन। तो अगर ये क्वेश्चन इस रूप में पूछा गया है कि हाउ मेनी कंपाउंड्स गिव्स प्रेसिपिटेट विथ हिल्सबर्ग रिएजेंट, यहाँ पे सॉल्युबल इनसॉल्युबल की बात नहीं की गई है, तो दिस इंप्लाई कि दोनों 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन को हमें जोड़ लेना है और 3 डिग्री को हमें रिजेक्ट कर देना है। किसको जोड़ना है, 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन को। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा, इतने सारे में कौन सा हमारा 1 डिग्री अमाइन है, कौन सा 2 डिग्री अमाइन है। बेंजीन नाइट्रोजन 2 मिथाइल, तो बेटा ये 3 डिग्री है और 3 डिग्री को हमें जोड़ना नहीं है, तो इसको आप आउट कीजिए। अगेन ये कौन सा है, ये तो 1 डिग्री है, ये तो सही है। ये कौन सा है, ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, तो भाई मेरे कंफ्यूज मत करना, ये तो अमाइन ही नहीं है, ये तो अमाइड है। यहाँ ये इसमें कंफ्यूजन आपके पास हो सकती है, अगर ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन आया है जैसा कि बच्चों ने मुझे बताया है, तो यहाँ पे आपको काउंट नहीं करना था। डी ये क्या है, N 3 मिथाइल 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 3 डिग्री अमाइन है, ये भी आपको काउंट नहीं करने हैं। ई ये कौन सा है, 1 डिग्री अमाइन है, आप काउंट करें। F 2 मिथाइल लगा हुआ है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये भी आप काउंट करें। और यहां देख रहे हैं इसके अंदर में N के ऊपर इथाइल लगा हुआ है, 3 डिग्री अमाइन है, इसको आपको काउंट नहीं करना है। इन द सेम वे ये भी 3 डिग्री अमाइन है, इसको भी काउंट ना करना है। फिनाइल का होल 3, ये 3 डिग्री अमाइन है, इसे भी आपको काउंट नहीं करना है। और CH3 NHCH3 ये तो 2 डिग्री अमाइन है, आप इसे बखूबी काउंट करें। तो कुल मिला के आपके कितने आंसर आ गए, तो गिनती गिन लीजिए, 1 2 3 और 1 4। द आंसर इज 4। तो ये देखा आपने, काफी अच्छा क्वेश्चन था।
बढ़िया, बहुत अच्छा, क्लेवर क्वेश्चन है ना। तो खैर चलो, ये तो चलता रहेगा, एग्जाम है तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कभी आते रहेंगे, कभी हल्के क्वेश्चन, कभी नरम, कभी गरम। ओके, इसी का नाम तो एग्जाम है। इसी के साथ हम लोगों ने पूरा जो जेई मेन का सारे पेपर्स का डिस्कशन कर लिया, और ये लास्ट क्वेश्चन था। और ठीक है, आई होप कि आपके पेपर्स अच्छे गए होंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू।